स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड है वो किस पे है? जेईई एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, जैसा कि ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। और जो पहला प्रॉब्लम हमने लिया है वो IIT 81 में पूछा हुआ है। सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था उस टाइम, कोई ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके आना पड़ता था। तो यहाँ पे मैंने भी कोई ऑप्शन दिया नहीं है। प्रॉब्लम को एक बार आप पढ़ो, अगर समझ में आता है तो सॉल्व करने का ट्राई करो। आप कहोगे सर बार बार आप अपने बारी को रिपीट करते हो, तो मैं रिपीट करता रहूँगा आपको याद दिलाने के लिए। नहीं आता है तो सॉल्यूशन तो मैं कर ही रहा हूँ। चलिए एक बार प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। अ लेड बुलेट इज जस्ट मेल्ट व्हेन स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टेकल, assuming that 25% of heat absorbed by the obstacle। ठीक है, याद रखना है 25%। Find the velocity of the bullet if its initial temperature is 27 degree centigrade and its melting temperature is 327 degree centigrade। Specific heat capacity of the bullet is 0.03। लैंग्वेज में लिखा हुआ था specific heat capacity S इक्वल टू इतना, मैं केवल S लिखा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोल के सुना दिया। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ लेड इज 6 कैलोरी पर ग्राम, और ये आपको यूनिट कन्वर्जन के लिए दिया है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। अगर नहीं भी दिया रहता तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डेटा आपको दिया हुआ है? गिवन डेटा, ये मेरी आदत है लिखने की, हालांकि ये टाइम वेस्ट ही है, फिर भी जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अच्छी आदत है क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन में नहीं जाना पड़ेगा, तो मिस्टेक या फिर एरर के चांसेस कम रहेंगे। तो क्या है भाई? ये इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? टी मेल्टिंग टेम्परेचर कितना दिया भाई? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड थिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.03, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं। फिर क्या दिया हुआ है? लेड का लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, L मतलब लेटेंट हीट, F फ्यूजन को शो कर रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 6। ठीक है, इतना डेटा दिया हुआ है और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। अरे सिंपल सा प्रॉब्लम है, दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है हीट एनर्जी में। ऑब्वियसली जब कोई बुलेट आप फायर करते हो उसमें कुछ वेलोसिटी होती है और कहीं पे ऑब्स्टेकल आ जाता है, बुलेट रुक जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है हीट एनर्जी में। ये भी प्रॉब्लम वही का है। क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? हीट एनर्जी में। ठीक है, वही प्रॉब्लम है, तो वैसे ही सॉल्व करना है आपको। मगर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, थोड़ी सा ट्विस्ट है। पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? टेम्परेचर इज स्टार्ट राइजिंग। कहां से? अरे भाई मेल्टिंग कब होगी? जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। इनिशियल टेम्परेचर क्या है बुलेट का? 27 से कहां गया? 327। इसके बाद ही क्या होगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, कितना हीट एब्जॉर्ब करता है ऑब्स्टेकल? 25%, मतलब 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। वेरी सिंपल। तो हम भी वही फंडामेंटल लगा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, हाफ mv²। अच्छा सर आप mv लिख दिए तो कोई बात नहीं, एज्यूम कर लेते हैं भैया। एज्यूम दैट मास जो है किसका? बुलेट का इक्वल टू क्या है? m है। अब तो लिख सकते हैं ना, हाफ mv² इज इक्वल टू किसके होगा? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है? ms डेल्टा t। यही तो होता है। अरे यार यही तो होगा, इसका टेम्परेचर ऐसे तो चेंज होगा। फॉर्मूला भूल गए क्या? ठीक है, प्लस किसके? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी तो आएगा, मेल्ट होगा ना जब टेम्परेचर उसका इतना पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। दिस इज द सेंसिबल हीटिंग। इसके बाद क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है। तो सेंसिबल हीटिंग के बाद मेल्टिंग। मेल्टिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाइड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। m क्यों भाई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम का दिया, इसे m का मल्टीप्लाई किए। ये टेम्परेचर ग्रो कर रहा है कितना? 27 से इतना पर ग्राम का, तीसरे मास का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मास। अच्छा मास तो हमने एज्यूम किया था तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छी बात है क्योंकि हमको पता भी नहीं है, कैंसिल आउट हो गया, जाने देते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि 75% ऑफ हीट, 75 मतलब 0.75 लिख लो, या फिर 75 बाई डिवाइडेड बाई 100 लिख लो, मल्टीप्लाई 1/2 v² इज इक्वल टू s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले भाई। s की वैल्यू कर लेते हैं यार बिना टेंशन के सब्स्टिट्यूट।
एस डेल्टा टी, अरे भाई ये कैलोरी में है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4.2, और डेल्टा टी कहाँ पे गया भाई 327 माइनस 27, मैं डायरेक्ट चलो लिख देता हूँ यार 327 माइनस 27 और प्लस यहाँ पे ये वाला कितना है भाई 6, तो 6 इंटू 4.2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 3, ये 4 ये 2, तो कितना हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये कितना है 3 है, अरे सॉरी 0.03 है और ये 300 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो ये 9 हो जाएगा, तो ये हमको मिल गया 9 इंटू 4.2 और ये मिल जाएगा प्लस 6 इंटू 4.2 भैया। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो 4.2 कॉमन ले लो तो ये 6 और 9 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 15 को इधर से 3 से कैंसिल आउट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो मीन्स हम लिख सकते हैं 5 इंटू 8 इंटू 4.2 अंडर रूट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 4.2 अंडर रूट, सॉरी ये कैंसिल आउट कर देते हैं तो इधर से फाइनली हमको v मिल जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 60.0, देख लो भाई ये अराउंड 13 के स्क्वायर के इक्वल टू है ना, तो 30 से थोड़ा सा कम है 169 से, मतलब कि ये कुछ 12.956 के आसपास, या फिर आप 13 भी लिख सकते हो, तो इसकी स्पीड आ गई 13 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हमारे सेकेंड प्रॉब्लम के साथ। सेकेंड प्रॉब्लम आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, फिर से वही बानी का रिपीटिशन, ट्राई करो सॉल्व करने का। इस प्रॉब्लम को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला जो 2 तरीका है वो तो लीगल है, बट जिनको नहीं आता है उनको लास्ट में मैं एक जय माता दी वाला तरीका भी बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर देता हूं एक बार आपके लिए। An ideal gas closed in the vertical cylinder container, ठीक है, सपोर्टेड बाय अ फ्री मूविंग पिस्टन ऑफ मास m, मास दिया हुआ है आपको पिस्टन का मास m, and the cylinder have a equal cross section area A. When piston is at equilibrium, the volume of the gas is V0, and pressure is P0. A piston is slightly displaced from the equilibrium position and released, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। फिर आगे बोल रहा है assuming that the system is completely isolated from its surrounding, the piston execute, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि the piston execute SHM with the frequency, कब पूछा हुआ भाई JEE 2013 में पूछा हुआ है, इसलिए आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, और ऑप्शन देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, नहीं याद आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा। ऑप्शन को हम रहने देते हैं, मगर ऑप्शन के ऊपर वाली चीजों को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना भाई। अब जगह ही नहीं है, व्हाइट बोर्ड ही हमारा थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है कि वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, कैसा है पिस्टन सिलेंडर, वर्टिकल है, तो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना लेते हैं वर्टिकली। तो हमने भी एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना लिया भैया इस टाइप का। ये हमारा हो गया पिस्टन, और ये पिस्टन के साथ कुछ मूव करने वाला है, ऐसे लगा लो आप। इधर गैस फिल है, ठीक है, इधर गैस फिल है, डोंट वरी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज कह रहा है कि ये जो सिस्टम है ना, ये कंप्लीटली इंसुलेटेड है। अगर ये सिस्टम कंप्लीटली इंसुलेटेड है तो Q इक्वल टू क्या होगा 0, मास चेंज क्या होगा 0 होगा ना। अच्छा, इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या दिया हुआ है V0, प्रेशर क्या दिया हुआ है P0, ये सब डाटा दिया हुआ है। ये दोनों हमने कंडीशन से निकाला है। If there is no heat exchange, in the process हो रहा है ना, क्योंकि पिस्टन स्लाइटली मूव कर रहा है, SHM हो रहा है, रिलीज हो गया अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। अगर किसी भी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एडियाबैटिक। वेरी सिंपल, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको रिलेशन याद होगा, अगर नहीं याद है तो बहुत दुख की बात है। PV के पावर गामा इज इक्वल टू C, दिस इज द रिलेशन। अच्छा, इस रिलेशन से आपको क्या करना है, देखो आपको फाइनली फाइंड आउट क्या करना है भाई,
फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, किसका? एसएचएम का। तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए एसएचएम में फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई। देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू होता है ओमेगा अपान 2 पाई, यही होता है ना। अगर आप ओमेगा निकाल लो तो आपको इजीली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओमेगा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पिस्टन का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको रिलेशन पता है। एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे यही तो होता है यार, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। माइनस क्यों होता है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये सब चीजें आप जानते होंगे, मैं बताने वाला भी नहीं हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टारगेट क्या है भाई? हमारा टारगेट है कि अगर हम किसी तरीके से फोर्स फाइंड आउट कर लें तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। पिस्टन पे अगर हम फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। पिस्टन पे फोर्स कैसे फाइंड आउट कर लें? अगर चेंज इन प्रेशर फाइंड आउट कर लें और एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें को क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन प्रेशर। अब मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अरे इसको भी रिमूव कर देते हैं यार, ऑप्शन यहाँ पे याद रखना, ठीक है, हटा देते हैं ऑप्शन को, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारा पहला है, इसको हम क्या करते हैं भाई? डेल्टा पी तो फाइंड आउट करना है यार, तो इसको क्या करते हैं? पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन तो आता होगा आपको, पी वी के पावर गामा इक्वल टू सी है। डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो पी ये हो जाएगा गामा वी के पावर गामा माइनस 1। अरे यही तो होगा यार, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? वी के पावर गामा माइनस 1 डेल्टा वी, ठीक है, प्लस इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसका कर देते हैं, क्या हो जाएगा? डेल्टा पी, और सी इज द कांस्टेंट, दैट्स वाई 0। बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज करते हैं कुछ ऐसे कि देखो टर्म को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ ले आएंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी गामा वी के पावर गामा माइनस 1 डेल्टा वी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं माइनस वी के पावर गामा डेल्टा पी। वी को इधर ले आते हैं, वी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? गामा वी के पावर गामा माइनस 1 डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी के पावर गामा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं गामा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, और ये क्या है? अगर डेल्टा पी हमको फाइंड आउट करना है तो इधर माइनस कर देते हैं और ये पी का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू डेल्टा पी। अरे वाह, वेरी सिंपल यार, तो 2 लाइन में आ गया। चेंज इन प्रेशर वी गेट, हमको क्या मिल गया भाई? चेंज इन प्रेशर मिल गया, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई? फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं F इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस गामा। अच्छा P क्या है भाई? इनिशियल प्रेशर क्या है? P नॉट है, इसको P नॉट कर ले, इसको V नॉट कर लेते हैं। तो P नॉट A डेल्टा वी बाई वी नॉट, ये तो हो गया, हमने वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमको करना क्या है? देखो अगर ये अपने पोजीशन से सपोज कितना मूव करता है? एक्स मूव करता है, अपने पोजीशन से एक्स मूव करता है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल टू होगा? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई एक्स। तो डेल्टा वी को भी हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं, तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस गामा पी नॉट बाई ए, और इसको हम लिख लेंगे डेल्टा वी को ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी नॉट ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट। ये किसके इक्वल टू आया है भाई? याद रखना किसके इक्वल टू? फोर्स के इज इक्वल टू। अच्छा फोर्स हमको चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा F बाई एम
F बाई एम, और पिस्टन का मास तो हमको दिया हुआ है। ये सब फोर्स किस पे लग रहा है? पिस्टन पे ना भाई। अरे यार इतना तो कंफ्यूज नहीं होना है, पिस्टन पे ही लग रहा है ना। तो इसमें m का डिवाइड कर दें तो माइनस गामा पी नॉट ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट एम। ये क्या आ गया? a आ गया। और मैंने क्या कहा यहाँ पे? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू गामा पी नॉट ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट एम। देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमको ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा। इधर लिख देता हूं, ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा आपको अंडर रूट, अच्छा माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? गामा पी नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट एम। ठीक है, अगर हमको वैल्यू निकालना है फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई गामा बाई 2 पाई। अरे यार फ्रीक्वेंसी एफ यहाँ तो लिखा हुआ है ना, गामा डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 1 पाई डिवाइडेड बाई गामा पी नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट एम। उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, तो यहाँ से ऑप्शन को हम टिक करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा था क्या? हाँ जो भी था। अब मैंने आपसे कहा था कि एक मेथड में नहीं, अभी 2 मेथड बचा है ना, अभी तो एक बताया है। 2 मेथड और लगाएंगे, जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जिनको अभी भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मूव करते हैं भैया, क्या है और क्या कर सकते हैं इसको। देखो कुछ लोगों के दिमाग में मैकेनिक्स आएगा। क्या आएगा? मैकेनिक्स जो अच्छे से पढ़े होंगे उनके दिमाग में मैकेनिक्स आएगा। वो सोचेंगे सर इसका क्यों नहीं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हो। सही कह रहे हो, बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो मान लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हमारे पिस्टन की पोजीशन कुछ ऐसी है। पिस्टन पे फोर्स क्या लग रहा होगा भाई? ऊपर से लग रहा होगा क्या? पी नॉट ए लग रहा होगा ना। नीचे को ये गैस प्रेशर लगा रहे होगी ना, यहाँ पे फोर्स लगा रहे पी नॉट ए। ठीक है, नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा पी एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम मान लेते हैं, और एरिया तो वही रहेगी ए। पिस्टन का मास किधर लग रहा होगा? नीचे के साइड mg। इस टाइम तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है पिस्टन। अगर मान लेते हैं ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया तो क्या कहेंगे कि पिस्टन पे प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ऊपर वाला सपोज वो हो गया पी नॉट प्लस डीपी हो गया सपोज। तो फोर्स कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस डीपी। अरे प्रेशर बढ़ेगा तभी तो ये डिस्प्लेस होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा यार। ठीक है, नीचे से प्रेशर वही लग रहा होगा, कौन सा? पी एटीएम। ठीक है, पी एटीएम लग रहा होगा, और ए नीचे कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg एज इट इज लग रहा होगा। ये 2 कंडीशन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से आपको लिखना क्या है? इक्वेशन लिखना है, इक्वेट करना है, डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और यू हैव टू गेट द आंसर। ठीक है, कैसे आंसर मिलेगा मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, अभी आपको बता देता हूं। ये कैसे, इसको इक्वेट करें। देखो नीचे को 2 लग रहे हैं तो हो जाएगा पी नॉट ए प्लस एम जी इज इक्वल टू पी एटीएम इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन इससे, अरे इससे ड्रॉ करोगे भैया, इससे कैसे ड्रॉ करोगे? आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है ना, F इक्वल टू एम ए। तो लगा दें यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है? जब हमारा पिस्टन रिलीज हो गया है, डिस्प्लेस हो रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? चेंज इन फोर्स, इसका इस पे जो फोर्स मतलब चेंज इन फोर्स मतलब जो इक्विवेलेंट फोर्स होगा। ठीक है, जो y डायरेक्शन का इक्विवेलेंट फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू ma के। तो y डायरेक्शन का इक्विवेलेंट फोर्स क्या होगा देख लेते हैं। क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? P नॉट प्लस डेल्टा P इंटू ए प्लस एम जी माइनस P ATM into A is equal to M into A. This is equation number 2. वेरी सिंपल, मिल गया भैया इक्वेशन 2। अच्छा, P ATM की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस डेल्टा P इंटू A प्लस एम जी माइनस, अरे भैया ये तो माइनस होगा ना, देखो ये भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा P नॉट A माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमको मिलेगा सिंपल, क्या मिलेगा भाई? डेल्टा P इंटू ए, डेल्टा P
इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू ए। अच्छा भैया यहां से क्या मिल गया आपको, ए इज इक्वल टू डेल्टा पी, ए इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाई एम। अरे फिर से वही तो मिल गया भाई। अब डेल्टा पी की वैल्यू कहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, पीछे जो आपने क्वेश्चन में देखा था डेल्टा पी की वैल्यू माइनस गामा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी नॉट, यही है ना डेल्टा पी की वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई एम नॉट, ये हो गया वैल्यू, ठीक है। यहां से फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको डेल्टा वी को क्या कर देंगे, फिर से वही वाली स्टोरी रिपीट हो रही है यार, बार बार क्या रिपीट करें। डेल्टा ये हो जाएगा पी नॉट, ठीक है, पी नॉट डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं ए एक्स, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट एम। फिर से कंपेयर करेंगे किससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट। अरे ये वाला इक्वेशन है ना यार, माइनस पी नॉट ए स्क्वायर एक्स और वी नॉट एम, देखो वही वाला आ गया है। यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट गामा पी नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। तो फाइनली यू गेट द आंसर। अब आप कहोगे सर लास्ट में जय माता दी वाला चीज बताने वाले थे आप, तो जय माता दी वाला जब ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें अंडर रूट नहीं दिया हुआ है। जय माता दी लगाने के लिए आपको ये एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला पता रहा होगा, किसका, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा, और जरूरी तो नहीं कि हर टर्म स्क्वायर में होगा और हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। इतने सारे टर्म है तो स्क्वायर रूट तो मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। दो ऑप्शन में कहीं पे स्क्वायर रूट है नहीं, दो ऑप्शन में स्क्वायर रूट है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, 50-50 हो गया। तो फिर जय माता दी करके 50 को टिक कर देंगे। किस्मत सही हुई तो अच्छी बात है, नहीं सही हुई तो माइनस तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, माइनस तो मिलेगा ही। तो चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसको खत्म करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, कब पूछा हुआ है, जेईई 2008 में, और इसका ऑप्शंस भी दिया गया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं और आप सॉल्व करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे फंडामेंटल हैं इसमें, ठीक है। अ इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ द गैस हैज टू चेंबर, क्या है, टू चेंबर सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग पार्टीशन। वन ऑफ द चेंबर हैज वॉल्यूम V1, एक चेंबर का वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, कंटेन आइडियल गैस एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1, ठीक है, एंड अदर चेंबर हैज वॉल्यूम V2, कंटेन आइडियल गैस ऑफ प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2। इफ पार्टीशन रिमूव्ड, भाई ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, इफ पार्टीशन रिमूव्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन द गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन द गैस, the final equilibrium temperature of the gas container will be, this is the question। दो स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है, एक इंसुलेटिंग कंटेनर, एक तो ये ध्यान रखना है कि कंटेनर कैसा है, इंसुलेटिंग है, दूसरा इफ पार्टीशन इज रिमूव्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन द गैस, ठीक है, कोई वर्क नहीं हो रहा है। दोनों चीज याद रखना, क्वेश्चन में यूज होगा इसलिए बता रहा हूं। ऑप्शन को देखो, देखो ऑप्शन को घबरा के ना देखना भैया, बहुत ध्यान से देखना ऑप्शन को, ऐसा नहीं फ्लो में बोल गए कि T1 T2 इन ब्रैकेट P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 T1, ये T1 नहीं है, ये T2 है, और P2 V2 के साथ T1 है। इसी तरीके से ये ऑप्शन आप देख लेना, ये ऑप्शन मतलब ऑप्शन देख लो कौन सा है, और कोई ना कोई तो आएगा ही, तो टिक मार्क कर देना। और आपको पता ही है कि एज यूजुअल मैं इन सब चीजों को रिमूव करने वाला हूं, तो रिमूव करने का टाइम आपका मैं बचा लूंगा, वो वीडियो में से कट कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए आपकी वीडियो शुरू यहां से करते हैं। क्या है कि बोला है कि अ कंटेनर, एक कंटेनर है उनके पास, कैसा कंटेनर है भाई, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग कंटेनर में एक पार्टीशन किया हुआ है, एक पार्टीशन किया हुआ है, और बोला है कि यहाँ पे जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, यहाँ का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। बोला गया है
कि इफ वी रिमूव दिस पार्टीशन विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन द गैस, देन व्हाट आर द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। तो कंटेनर कैसा बन जाएगा भाई, देखो कंटेनर से पार्टीशन हमने निकाल लिया, कंटेनर कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, इसका प्रेशर क्या एज्यूम कर लेते हैं हम, P3, वॉल्यूम क्या ले लेते हैं, V3, टेम्परेचर क्या ले लेते हैं, T3। और एक चीज और अपने मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं फर्स्ट में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, N1, इसमें कितना है, N2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, N3। तो N3 का यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं, N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, यही तो होगा। अरे ये तो पता ही होगा। दूसरा क्या लिख सकते हो आप, जो V3 दिया हुआ है, V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अरे लिख सकते हो कि नहीं यार, ये सब चीजें तो पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे भाई, आपको फाइंड आउट क्या करना है, T3 फाइंड आउट करना है ना, T3 इज द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को रिसीव कर लेते हैं एक बार। क्या लिखा है, N3 इक्वल टू N1 प्लस N2। क्वेश्चन नंबर 1 हमको पता है क्या, PV इक्वल टू nRT, पता है ना भाई, nRT। यहां से अगर हम N3 लिखेंगे तो ये P3 V3 हो जाएगा। जैसे मान लो अगर N3 लिखें यहां से तो क्या हो जाएगा, P3 V3 डिवाइडेड बाई RT3। अच्छा, कोई R3 मत लिख देना, नहीं तो बहुत मार मारूंगा। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, ध्यान रखना, ये गैस कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, नाम इसका यूनिवर्सल है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मैं कर देते हैं भाई इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा, P3 V3 डिवाइडेड बाई RT3। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाई RT1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई RT2। ठीक है, जो यूनिवर्सल थे वो तो यूनिवर्सल हो गए, कैंसिल आउट। T3 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। अरे यार ये तो बहुत जल्दी आ गया। T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 V3 होल के डिवाइडेड बाई P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। अरे इतना जल्दी आ गया, नहीं भैया इतना जल्दी नहीं आया है, इसको आप याद रख लो। आपके पास फाइनली जो आया है T3 की वैल्यू याद रख लो। ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं, आप कहोगे मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास P3 की वैल्यू नहीं है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, P3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कंटेनर वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं, एक कंटेनर वाले पोर्शन की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, देखो आपको मैं बोला था ना, ध्यान रखना जो बताया गया है। पहला चीज कि कंटेनर हमारा वेल इंसुलेटेड है, कंटेनर कैसा है, वेल इंसुलेटेड है, एंड देयर इज नो वर्क परफॉर्म व्हेन वी रिमूविंग द पार्टीशन। मतलब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाएं, dq इक्वल टू du प्लस dw, इस लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कंटेनर इंसुलेटेड है तो देयर इज नो हीट एक्सचेंज, दिस इज इक्वल टू 0, और वो कह ही रहा है देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, तो दिस इज इक्वल टू 0। वी कैन से दैट कि du इज इक्वल टू 0। du मतलब du इंप्लाइज दैट कि u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या हो गया 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं u फाइनल लिख दे पहले, चलो कोई बात नहीं भाई, u फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल। अरे यार ये क्या हो गया, u क्या है भाई, u क्या है, इंटरनल एनर्जी। मतलब हमारे कंटेनर की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो पार्टीशन के इधर रहे, चाहे इधर रहे, चाहे मिक्स हो जाए। यहां से हमको क्या मिलता है भाई, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाने का चांस मिलता है। लगा देते हैं, चांस को क्यों गंवाना है। ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हो N3, अरे वाह N3 लिख सकते हो ना यार, हाँ लिखो N3 CV3। भाई अलग अलग होगा ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अलग अलग तो होगा। तो क्या हो जाएगा N3 CV3 T3 इज इक्वल टू N1। अरे इन दोनों का ऐड यार, पहले क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या था, दो चेंबर थे तो दोनों को अलग अलग ऐड कर देते हैं। तो CB1 T1 प्लस N CV2 T2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा है भाई, कोई सा ले लो। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब क्या करेंगे,
अरे क्या करोगे, एक इक्वेशन अब आपको और देखना है भाई। CV3 की हमको वैल्यू पता नहीं है। अगर CV3 की आपको वैल्यू पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन कोई ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां से CV3, CV1, CV2 में कुछ रिलेशन मिल जाए और हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें, कुछ कैंसिल आउट हो सके। तो हमारे पास एक रिलेशन है CP माइनस CV इक्वल टू R में इक्वेशन, ठीक है। यहां से अगर हम CV को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये CP डिवाइडेड बाई CV माइनस 1 इज इक्वल टू, कॉमन ले लिया ना, इधर से कॉमन ले लिया तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो R डिवाइडेड बाई CV। अगर यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, गामा माइनस 1 हो जाएगा, तो हम यहां से CV इक्वल टू लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 होना चाहिए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, ये हो जाएगा N3, CV3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R3 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये हो जाएगा T3 इज इक्वल टू N1 R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये R1 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा प्लस N2, यहाँ पे N2 नहीं लिखा हूं, तो ये CV2 की वैल्यू हो जाएगी R2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और ये हो जाएगा T2। ये थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं यार, इतना भी जल्दीबाजी क्या है, ठीक है। गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 गामा माइनस 1, ये क्या है भाई, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैंसिल आउट हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। अब गामा माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया चारों तरफ से, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, N3R3 T3 इज इक्वल टू N1 R1 T1 प्लस N2 R2 T2। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, PB इक्वल टू MR3 से, देखो P3 V3 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। अब बोलोगे सर आपने ये सब क्यों किया, ये सब इसलिए किया हुआ कि P1 V1 की वैल्यू दिया हुआ है ना, हमको P3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई V3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, और एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगा, उसको करना है सिंप्लीफाई। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं ही कर देता हूं। तो हमारे पास T3 है, T3 इक्वल टू, देखो P3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, P3 की वैल्यू आई है P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई V3 मल्टीप्लाई V3 से V3 कैंसिल आउट, ये V3 डिवाइडेड बाई P1 V1, नीचे क्या है T1 प्लस P2 V2 T2, ठीक है। अब देखो T3 की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हो, वेरी सिंपल, मैं फिर से अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं करने वाला। देखो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम T1 T2 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम ऊपर चला गया, T1 T2 इन ब्रैकेट P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे T1 है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा T2, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा T1, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लिए हैं भाई, तो ऐसे हो जाएगा P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। तो कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच कर ही रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपने ऑप्शन तो मैच करवा लिया होगा, और केवल ऑप्शन मैच करवाओगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरे भाई। ऑप्शन के अलावा कुछ और भी आपको करना पड़ेगा, क्या, प्रॉब्लम सॉल्व, और प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व करके डाल नहीं सकता, बट जितना पॉसिबल है मैं डालता हूं, फिर भी आप प्रैक्टिस और करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। चढ़ के वक्त का गिरे पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का।